सीधे रुक करते भोपाल का, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लाइव है। क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाते थे। हमने तय की मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, और उस योजना में तय किया कि 75% अगर बोर्ड की परीक्षा में 12th में अगर बच्चे मार्क्स लेके आएगा तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा, और उसके बाद उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, बिजनेस मैनेजमेंट के किसी कोर्स में हुआ, प्राइवेट में हुआ, चाहे सरकारी में हुआ, तो फीस चाहे कितनी भी हो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो वो फीस उसके मम्मी पापा नहीं, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, प्रदेश की सरकार भरवाएगी। योजना बन गई। अभी हमने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बना दी कि जो बच्चे अपना खुद का स्वरोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं तो बैंक लोन देगा, लोन की गारंटी सरकार लेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी देगी 1 लाख से 50 लाख रुपए तक। तो एक नहीं ऐसी कई योजना बनी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, खेलकूद की और रोजगार की। उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये योजना बनी, ऐसा नहीं कि नहीं बनी यूथ के लिए, लेकिन आज भी कई समस्या हमारे युवाओं के सामने है। तो हमने तय किया कि अभी भी हम काम कर रहे थे युवाओं के लिए, लेकिन अब एक फिर नए सिरे से वर्तमान चुनौतियों को समेटते हुए एक नई यूथ पॉलिसी बनाई जाएगी। और वो दिन हमने तय किया 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन युवा। लेकिन उस दिन हमारा 11-12 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, NRI का हमारा सम्मेलन है 8, 9, 10 को इंदौर में, और 11 और 12 को है अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो 12 की रात में एक कार्यक्रम में करूंगा, लेकिन एक कार्यक्रम 13 को हमारे बच्चों का किया जाएगा। बड़ा विराट कार्यक्रम है वो, और उसी में यूथ पॉलिसी घोषित की जाएगी। यूथ पॉलिसी सरकार नहीं बनाएंगे, मामा नहीं बनाएगा, आपको बनानी, आपका योगदान चाहिए। देखिए, आज मैं आपसे योगदान मांग रहा हूं, केवल यूथ पॉलिसी के लिए नहीं, सरकार की योजना जमीन पर नीचे ढंग से लागू करने के लिए आज मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूं। यूथ पॉलिसी बनाने में यूथ पार्टिसिपेट करे, उसलिए कई सेमिनार होंगे, गोष्ठियां होगी, विचार आएंगे, कॉलेजेज में भी सुझाव लिए जाएंगे। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, यूथ पॉलिसी बनाने में अधिकतम युवाओं को इन्वॉल्व कीजिए। उनमें क्षमता, प्रतिभा, योग्यता सब है, और उनके जो सुझाव आएंगे उन पर विचार करके मध्य प्रदेश सरकार यूथ पॉलिसी बनाएगी। और उस यूथ पॉलिसी को न केवल हम जारी करेंगे, बल्कि उसमें जो प्रावधान होंगे उनको जमीन पर उतारेंगे, और जमीन पर उतारने में भी आपका सहयोग चाहिए। बोलिए, मिलेगा? बिल्कुल। और सर ने युवाओं को एक जिम्मेदारी दी है, आप सबको योगदान करना है। सर, प्रकृति से आपका प्रेम जो है हम सभी देखते हैं, और कई सारे आपके जो पुराने मित्र हैं तो उनसे भी मैंने सुना है कि आप पेड़ों के इर्द गिर्द खेला करते थे, अलग अलग गेम होते थे, और बचपन से ही आपकी प्रकृति प्रेम से हम सभी मुखातिब हैं। और बहुत अच्छे तैराक थे, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और आपके पिताजी जो है वो डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन सर, आप समाज सेवा, जन सेवा में आपका आना हुआ और आप जन सेवा करना चाहते थे, तो इसके बारे में हम सभी जानना चाहेंगे। एक तो प्रकृति प्रेम की बात कहूं, ये गांव में नैसर्गिक होता है। मैं 2 खेल का जिक्र आज आपके सामने करना चाहता हूं। एक खेल का नाम था आती पाती, और तय करते थे कि गांव में या गांव के बाहर कोई पेड़ होता था तो हम कहते थे आती पाती नीम की पाती, मतलब नीम की पाती लेके, और तब तक वो लेने जाते थे तो छुप जाते थे और उनको ढूंढना पड़ता था कहां है। तो ये आती पाती खेल था, ये भी प्रकृति से संबंधित था। धीरे धीरे शरारत आने लगी, तो फिर सोचा ऐसा पेड़ सोचो जिसकी पाती पास न मिले, दूर मिले। तो उसमें होड़ लग गई, उनका आती पाती, पीपल की पाती। फिर एक बार हमने कह दिया आती पाती अचार की पाती, अचार 4 किलोमीटर दूर था पेड़, और जब तक वो ढूंढ के आते तब तक खाना खा के हम लोग सो गए। ये प्रकृति प्रेम की घटना है। एक खेल और बताऊं, उसका नाम था अंडा डाउरी। किसी को पता है क्या? पेड़ की डाल पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की डाल पे कूदते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि एक आध बार नीचे गिर गए तो हाथ बात भी टूट गया, ऐसी घटनाएं भी होती थी।
लेकिन साहसिक खेल होते थे। लेकिन ये खेल प्रकृति से प्रेम सिखाते थे। और एक राज की बात और बता दूं, मेरा गांव नर्मदा जी के किनारे एकदम तट पे है। तो हमारा खेत नर्मदा जी के किनारे था, गांव से लगा हुआ, लेकिन आखिरी सिरा दूर था। मैं कई बार जब जरा सा भी फ्री होता तो मैं दौड़ के एक सत्ती घाट था, वहां जाता, चट्टान पे बैठता, और मेरी एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती कि भगवान को प्राप्त करना, भगवान की गोद में बैठना है। कैसे बैठना? जैसे ध्रुव बैठा था वैसे ही बैठना है अपन को। तो मैं भगवान का भजन किया करता था, लेकिन नर्मदा जी को भी देखा करता था। स्वाभाविक रूप से आप सब सोचो, जो यहां नहीं बैठे और मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, देखिए आज धरती के सामने जो संकट है, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती रहने लायक नहीं रह जाएगी अगर पर्यावरण इसी तरह बिगड़ता रहा तो। दुनिया भी चिंतित है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। अब आप सोचिए, एक तरफ भाषण होते रहे, लेकिन मुझे लगा दूसरी तरफ कि हम कोई ठोस काम करें। तो मेरे मन में आया कि शिवराज, ये क्यों ना किया जाए कि तू खुद भाषण मत दे, रोज पेड़ लगा। अब काम कठिन है, साधना है, लेकिन मैंने 19 फरवरी 2021 को पेड़ लगाया अमरकंटक में अपनी पत्नी के साथ। और तब से लेके अब तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने पेड़ ना लगाया हो। मैं भोपाल में रहूं, भोपाल के बाहर रहूं, और अब तो यह हालत हो गई कि रोज पेड़ लगाने अलग अलग संस्थाएं आती, भोपाल से नहीं बाहर से लोग आते हैं केवल पेड़ लगाने। कई बार मुझे लगता है इतनी दूर आए पेड़ लगाने, तो 3-3 पेड़ रोज तो भोपाल में लगते हैं। मेरा इतना कहना है आपसे भी कि जितने ऑक्सीजन अपने लिए चाहिए, कम से कम उतनी का इंतजाम तो कर दो पेड़ लगा के। और इसलिए जरूरी है कि हम अंकुर जैसे कार्यक्रम चलाएं। अब कई लोग जन्मदिन पे पेड़ लगाते हैं, रोज तो नहीं लगा सकते। माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पे पेड़ लगाते हैं। तो पेड़ लगने का सिलसिला लगातार आगे चल पड़ा और ये लगातार आगे चल रहा है। ऐसे ही अनेकों प्रेरक चीजें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। दूसरा इसके साथ क्या सवाल पूछा था? सर, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पढ़ाई में अच्छे। इधर क्यों आ गया मैं? ये बात सही है, मेरे पिताजी तो डॉक्टर बनाना चाहते थे और पढ़ने लिखने में मैं ठीक ठाक था। अगर ये कहूं कि थोड़ा अच्छा ही था तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेहनत से पढ़ता था, काम भी करता था। तो पिताजी को लगा, किसान, देखो हर एक किसान की हसरत होती है कि उसका बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। तो जैसा मैं लोअर मिडिल क्लास का था, तो मेरे पिताजी की भी इच्छा थी, लेकिन मैं लोगों के दर्द देखता था। अब मैं आपको बताऊं एक किस्सा और सुनाऊं, बोर तो नहीं हो रहा ना? एक किस्सा और सुनाता हूं आपको। मैं 7वीं में पढ़ता था, 7th में, भोपाल में पढ़ता था। मेरे पिताजी चिंतित थे कि बेटे को पढ़ाना है ठीक से ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। तो 4th पास करके मुझको भोपाल भेज दिया। पहले गुजराती समाज स्कूल में पढ़ा मैं, फिर अलग अलग सरकारी स्कूल में पढ़ा। मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ कि मजदूर को गांव में मजदूरी कम मिलती है। एक बुद्धा करके था, गांव में 2 व्यवस्था थी, एक हरवाहे की और एक चरवाहे की। हरवाहा मतलब हल चलाने वाला जो बड़े काम करता था खेती का। चरवाहा मतलब घर के पशु चराना, गाय बैल। वो जरूरी काम था क्योंकि खेती होती थी ट्रैक्टर से नहीं, खेती होती थी हल से, तो बैल की जरूरत थी। तो जो चरवाहा था वो छोटी उम्र का होता था। हमारा यहाँ चरवाहा था बुद्धा। एक दिन वो देर से आया, सर्दी के दिन थे। हमारी दादी माँ हमें कह रही थी, बेटा दब के सो जा, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन बुद्धा थोड़ा लेट आया, फटे हुए गाल। आजकल नहीं होता ये, लेकिन जो गांव के होंगे देखा होगा, सर्दी में ये गाल फट जाते थे, हाथ और पैर फट जाते थे, लहू चूने लगता था। और उसको बहुत डांट पड़ी कि तू देर से काहे को आया। देर मतलब 6 बजे क्यों आया और पहले क्यों नहीं आया। तो मुझे लगा ये बड़ा अन्याय है, ये तो गलत बात है। मन में ये बात आती रही कि कैसे करें विरोध। तब बहुत छोटा था, लेकिन जब मैं 7वीं में आया तो मुझे लगा कि गांव में जो किसानों के यहाँ मजदूरी करते हैं मजदूर, उनको मजदूरी ज्यादा मिलनी चाहिए। 2.5 पाई मिलती थी। 2.5 पाई का मतलब समझते हो? कोई नहीं समझते। पाई मतलब एक बर्तन रहता था, पैसा नहीं देते थे, अनाज देते थे, उसमें अनाज भरा और नाप के देते थे।
तो मैंने कहा 2.5 पाई नहीं 5 पाई मिलनी चाहिए, बहुत कम है, और काम के घंटे तय होना चाहिए, सवेरे से आ जाते हैं और बाद में डांट खाते हैं। तो मैंने मजदूर गांव के मंदिर पे इकट्ठे किए, छोटा था तो कुछ आए कुछ नहीं आए, फिर भी मैंने कहा जितने आए 20-25, मैंने कहा कि देखो लड़ाई लड़नी चाहिए, तुम्हें 2.5 पाई मिलती है, 2.5 पाई में क्या होता है, 5 पाई तो मिलनी चाहिए, दिन भर मेहनत करते हो। तो उनका भैया ये हो कैसे सकता है, हो सकता है क्या? मैंने कहा हाँ काम बंद कर दो, कौन सा काम करवाएंगे, किसान आंदोलन करेंगे अपन। तो उन्होंने कहा भैया हो जाएगा, मैंने कहा हो जाएगा, कैसे करें? मैंने कहा जुलूस निकालते हैं। तो दूसरे दिन जुलूस तय हुआ, गांव में बिजली नहीं थी, पेट्रोमैक्स थे, वो मिट्टी का तेल भर के और मेंटल बांध के हवा भर के जलाते थे। तो बड़ी उत्साह से मजदूरों ने जलाया, एक मजदूर ने सर पे रखा और मेरे साथ साथ चले गांव की गलियों में। हमारा नेता शिवराज सिंह 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। जैसे ही जुलूस मेरे घर के दरवाजे पहुंचा, मेरे चाचा जी बड़े खतरनाक थे, वो लठ लेके दौड़े, अब मैं देता हूं तुम्हें 5 पाई मजदूरी। जैसे ही उनको आते हुए देखा, पेट्रोमैक्स फेंक के मजदूर तो भग गए, अरे मजदूर तो भग गए लेकिन आंधी तूफान फंस गया, और फिर क्या धुनाई हुई है मैं ही जानता हूं। मेरा वो आंदोलन में खत्म हो गया, मुझे वापस लौटना पड़ा। लेकिन मन में एक आग जलती रही कि नहीं करना है, और उसी आग ने तय किया कि डॉक्टर बन के कितनों का इलाज करेगा, रोज 10 का करेगा, 20 का करेगा, 25 का करेगा, 50 का करेगा। सेवा में जिंदगी लगा, बड़ा काम हो जाएगा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बड़ा काम कर। और मन में फिर ये भाव पैदा हुआ तो मैं जुट गया। फिर तो इमरजेंसी का विरोध, तो जेल और पता नहीं कितनी कहानियां हैं, लेकिन तब से ये रास्ता पकड़ लिया तो यहां तक आ गया। बिल्कुल सर, और इसीलिए मैंने कहा कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारे बीच में है। सर, युवाओं को सिखाने के लिए बड़े स्तर पर सीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है, इसके तहत मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र कार्यक्रम जो है, इसके अंतर्गत युवाओं को सरकार से बड़े स्तर पर जोड़ने की पहल की गई है। और मुझे ये भी पता चला है कि ये नवाचार है, और इतने बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो देश ही नहीं दुनिया में की गई पहली बड़ी पहल है। तो ये जो स्कूल लाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, हम सभी जानना चाहते हैं। देखो 52 सीएम फेलो पर्याप्त नहीं है, कई तरह के काम मेरे सामने हैं। जैसे मैंने पेशा एक्ट लागू किया, अब ये लागू तो हो जाता है, जमीन पर लोगों को उतारना, उनको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, अपने अधिकार का वो उपयोग कर पाए, इसके लिए उनको अवेयर करना, उनको तैयार करना, मुझे लोगों की जरूरत है। अकेला मैं नहीं कर सकता, सरकारी तंत्र भी नहीं कर सकता। अब एक अभियान चलाया हमने, सीएम जन सेवा अभियान। देखिए योजनाएं अनेकों हैं, लेकिन उनका लाभ लेने के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरकारी दफ्तर जाते हैं लोग, अब दफ्तर में कई बार काम नहीं होता, कई बार लौटना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, परेशान लोग होते हैं। और कई बार अगर कोई गलत मानसिकता का कर्मचारी फंस गया तो भेंट दक्षिणा भी मांग लेता है। अब ये कई तरह की चीजें होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना कि जिससे लोगों को सही समय पर लाभ मिल जाए बिना किसी कठिनाई के। और इसलिए हमने चलाया कि सरकार जनता सरकार के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएगी। हमने अभियान चलाया सीएम जन सेवा अभियान, और उस अभियान में तय किया कि हर गांव की ग्राम पंचायत में शिविर लगेंगे, वहां कर्मचारी अधिकारी गांव में जनता के यहां जाएंगे, आवेदन लेंगे, और वहीं जो पात्र हितग्राही है उनको स्वीकृति पत्र देंगे। मुझे बताते हुए खुशी है, 17 सितंबर पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया था। 31 अक्टूबर तक नए 83 लाख नाम अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत जोड़ दिए गए, बिना किसी परेशानी, बिना किसी कष्ट के, बिना कुछ लिए दिए, और अभी उनको स्वीकृति पत्र मिल रहे हैं। अब ऐसे कई काम हैं जो मुझे करवाने हैं, अनेकों योजनाओं का नीचे तक क्रियान्वयन मुझे चाहिए, और इसलिए हमने ये मित्र हमारे जो काम आएंगे, इस तरह की योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए हमने आपको मित्र बनाने का फैसला किया है। आप बनोगे ना मेरे मित्र? अरे जोर से बोलो, बनोगे? मिलके करेंगे।
अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। जिंदगी अर्थपूर्ण बन जाएगी। और ये ऐसा भी नहीं है कि भामा इस चक्कर में के फ्री में ही करवाते रहो। इसके लिए मिनिमम व्यवस्थाएं भी हम कर रहे हैं। ये सीखेंगे हमारे बच्चे, सहयोग भी करेंगे और सीखेंगे भी। ये अद्भुत, अब इस व्यापक पैमाने पर मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सीएम जन मित्र कार्यक्रम बना हो। और मुझे पूरा विश्वास है इन युवाओं के बल पर मैं सुशासन को 100% जनता के लिए जमीन पे लाकर रहूंगा। बहुत सर बिल्कुल। और हमारे बीच में बहुत सारे युवा हैं और हम सबके लिए एक गौरव की बात है कि भारत को G20 समिट 2023 जो है इसमें अध्यक्षता का अवसर मिला है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं, हमें बताइए। मैं गर्व से भरा हुआ हूं। देश का माथा उन्नत है, सीना चौड़ा हुआ है। आजादी के पहले तो सवाल ही नहीं था G20 का, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। हमारे लिए गर्व का विषय। अब ये G20 की, आप जानते हैं G20 दुनिया के कुछ प्रमुख देशों का समूह है जिसका जीएसडीपी में योगदान 85% है। सारे प्रमुख देश इसमें शामिल है। वो इकट्ठा होते हैं, सामयिक विषयों पर विचारों का आदान प्रदान होता है, समस्याओं का समाधान निकालने के प्रयास होते हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा फोरम है। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी यहां बैठे हुए हैं। G20 की अनेक बैठकें देश में भी, और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा हृदय से। पहले G20 के बारे में सोचते तो दिल्ली में मीटिंग कर लो, मुंबई में कर लो, और 2-4 बड़े शहरों में कर लो। लेकिन पहली बार ये हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने तय किया हर प्रदेश में G20 की बैठक होगी, हर प्रदेश में, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। हमें भी G20 की 7 बैठकें करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इंदौर में भी, खजुराहो में भी, भोपाल के लिए भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए हमारे सामने मौका है। जैसे मेरे मन में क्या विचार आ रहा है, विषय, समस्याएं, उनके अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, उनकी चर्चा वो ग्रुप्स करेंगे। लेकिन मुझे मौका मिला है मध्य प्रदेश की मार्केटिंग में पूरी दुनिया के सामने करूं। बैठक में G20 के अलावा 11 और प्रमुख देश शामिल है, 11 और प्रमुख देश। अब मध्य प्रदेश पूरी दुनिया में कैसे जाए, तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की संस्कृति, यहाँ के जीवन मूल्य, यहाँ के परंपराएं, यहाँ का खान पान, यहाँ की लोक कला, यहाँ के नृत्य, यहाँ की तहजीब, यहाँ का शिष्टाचार, अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए। वसुदैव कुटुंबकम प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम उसको ढंग से जमीन पे अपनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। तैयारियां हमने शुरू कर दी, कोई भी कमी ना रहे। और हमारी कोशिश है कि दुनिया की प्रमुख समस्याओं पर मध्य प्रदेश की धरती पर विचार विमर्श, चिंतन भी हो, समाधान भी निकले, और जो आए वो भारत की संस्कृति, परंपराएं, आतिथ्य, सत्कार सब देख के गदगद होते हुए जाए। इंदौर देश का स्वच्छतम शहर है, मध्य प्रदेश देश का स्वच्छतम राज्य है। खजुराहो में हमारा अलग खजुराहो महोत्सव होता, तो उससे भी हमने आयोजन को जोड़ा है। एक दुर्लभ अवसर है मध्य प्रदेश को दुनिया के सामने लाने का। प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है वो काम चिंतन और मनन के द्वारा होगा। व्यवस्थाओं के जरिए मध्य प्रदेश को हम पूरे विश्व में स्थापित कर देंगे। बिल्कुल सर। और सर आपके पिताजी आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे, और मैं कहूंगी कि हिंदुस्तान का दिल जो है वो मध्य प्रदेश है, और आपने हमारे मध्य प्रदेश को, हमारे दिल को बिल्कुल साफ सुथरा और
उन्नतिशील बनाया है। इसके लिए हम सभी युवा सहृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। सर, आगे जो मेरा सवाल है, ये हम सब युवाओं के साथ ऐसा होता है। आप राजनीतिक जीवन में हैं और बहुत सकारात्मक ऊर्जा हम आपको देखते हैं कि 24 घंटे सुबह से लेकर शाम आप में वो ऊर्जा बरकरार रहती है और बहुत पॉजिटिव ऊर्जा का संचार आप करते हैं, हमें भी मिलता है। लेकिन कई मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ता होगा। खुद को कैसे संभाला? और अगर आज हम देखें तो हम युवाओं को कई सारी एंजाइटी होती है, डिप्रेशन बहुत नॉर्मल है, अगर कुछ काम नहीं बनता है तो परेशान अवसाद में आ जाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप क्या मंत्र देंगे, सीएम मंत्र क्या है युवाओं के लिए? व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। इस पे ताली जरा जोर से बजाओ। सचमुच में मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। आप जो सोचते हैं कि मुझे करना है, आपने टारगेट फिक्स कर लिया, टारगेट कैसे अचीव करेंगे उसका रोड मैप बना लिया, और उस रोड मैप पे आप अनुशासन और मेहनत दोनों के साथ चले तो सफलता सुनिश्चित है। यह हो ही नहीं सकता कि सफलता ना मिले। देखिए, गीता में जो सिद्धांत है कर्म योग का, और वैसे भी मैं मानता हूं, देखिए कर्म योग बहुत साइंटिफिक है। आप जो करोगे उसका परिणाम निकलेगा। अच्छा करोगे अच्छा निकलेगा, बुरा करोगे बुरा निकलेगा। ये होना ही है। और इसलिए मेरा पहला मंत्र, देखो, अगर आप मेहनत से, मुझे आज कहते हो तुम्हारे बीच में संकोच नहीं है, अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं 18-19 घंटे काम करता हूं लगातार, और अभी भी देर रात तक मीटिंग की और सवेरे से फिर काम कर रहा हूं। अभी जाके कैबिनेट की मीटिंग करूंगा, उसके बाद फिर जन अभियान परिषद के साथ मेरी मीटिंग है, फिर उसके बाद और मीटिंग है। मैं नहीं थकता और मैं थकूंगा भी नहीं। लेकिन ये होता कैसे? देखिए, आप अगर काम करते हो और इच्छा शक्ति आपके अंदर होती है तो शरीर से अपने आप वैसे रसायन निकलना शुरू हो जाते हैं जो आपकी क्षमता को बढ़ाते रहते हैं। एक बात मान लेना, तुमने अगर सोचा मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो दीनहीन हूं, इतनी बड़ी दुनिया में मेरा बस कहां चलता है, तो ये समझ लो तुम्हारा शरीर भी शिथिल हो जाएगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मोह की मक्खी भी बगल वाला उड़ा जाए। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि असंभव कुछ नहीं है, मैं करके रहूंगा, मैं बार बार कहता हूं, आज तुमसे फिर कह रहा हूं, मेरे शब्दों को आत्मसात कर लेना। मेरे नहीं, स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। वो कहते थे, जो मेरे रोम रोम में समाये हुए उनके शब्द, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों का भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। ये भाव मन में पैदा होते ही शरीर में एक नई स्फूर्ति आती कि मैं करूंगा, मैं करूंगा। देखो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वैष्णव देवी दर्शन करने जाओ मैया के, 14 किलोमीटर चढ़ाई पे बच्चे भी हंसते हंसते चढ़ जाते हैं। और अगर कोई वैसे तुमसे कह दे कि 1 किलोमीटर पहाड़ी पे चढ़ जाओ तो तुम कहो पागल हो गया क्या, मैं पहाड़ी पे चढ़ जाऊंगा, हाथ पांव भी काम नहीं करेंगे। लेकिन वैष्णव देवी में दर्शन करने हैं, मंदिर पे जाके, सलकनपुर में दर्शन करने हैं, तो दर्शन करने की इच्छा शक्ति आपके अंदर ऐसे रसायन पैदा करती कि आप चढ़ते हुए चले जाते हो, क्योंकि आपने ठान लिया कि जाना ही है, तो हो जाता है। और इसलिए ठान लिया तो होगा ही एक बात। और इसलिए कभी भी छोटा मत सोचो जी, छोटा मत सोचो, बड़ा करूंगा, करूंगा ही, मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझ में क्षमताएं हैं। अपने आप को आत्मविश्वास से भरे रखना, सचमुच में आत्मविश्वास, उत्साह से। उत्साह नहीं है तो आप मर गए समझ लो, फिर कुछ नहीं बचा। इसलिए उत्साह से आप भरे रहें। अब कई बार काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, नहीं मिलती तो नहीं मिली, फिर से कोशिश करो। कुछ लोग इतने नर्वस और निराश हो जाते हैं, परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए तो अब जिंदगी बेकार है, कहीं कोई काम किया नहीं मिला,
पूरा नहीं हुआ, बेकार है, मैं क्या कर सकता हूं, बेमतलब में अवसाद में आ जाते हैं। देखो मैं एक श्लोक गीता का सुनाता हूं, सुन रहे हो ना मुझे? गीता का एक श्लोक, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, अच्छा कार्यकर्ता कौन, सात्विक कार्यकर्ता कौन? तो एक श्लोक उन्होंने कहा, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो गुटबाजी से दूर हो, योग्यता के आधार पर काम दे। अनहमवादी मतलब जिसमें घमंड ना हो। मुक्त संगो अनहमवादी। धृति मतलब धैर्य, काम कर रहे हैं, सफलता नहीं मिली तो घबरा गए नहीं, और कोशिश करें। और उत्साह मैंने आपको वर्णन किया ही। दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक ऐसे होते हैं कि जिनके पास जाओ तो ऐसी निराशाजनक बात करते हैं, अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, ये इंडिया क्या कभी सुधर सकता है, फालतू में काहे को लगे हो। तो उनके पास कोई जिंदा भी जाए तो वो मुर्दा हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं हम करके रहेंगे, वो मुर्दों में प्राण फूंक देते हैं। तो हम उत्साह से भरे रहें, और सफलता मिले तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर कोशिश करेंगे। ऐसे कार्यकर्ता को सात्विक कार्यकर्ता कहते हैं। मेरी बात की गांठ बांध लेना। सफलता नहीं मिली, अब मैं मेरे ही उदाहरण देता हूं। हम 18 में सरकार नहीं बना पाए जी, क्योंकि हम रोते, घर बैठ जाते। हम तो 1 मिनट नहीं रहे चैन से। मैं आपको सुनाता हूं, बहुमत उनका भी नहीं था, तो लोगों ने मुझे कहा कि मामा गिव अप मत करो, ऐसे काहे को दे रहे हो। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरा कॉन्सेंस अलाउ नहीं करता, सीट उनकी ज्यादा है, दो उनको और आगे बढ़ो। मैं सीधे घर से निकला, प्रेस से मिला, गवर्नर साहब के खबर की कि मैं आ रहा हूं। गवर्नर साहब के पास गया, मैंने इस्तीफा दिया। बाहर निकला तो पत्रकारों ने कहा कि कुछ कहेंगे। मैंने कहा नाउ आई एम फ्री। और मस्ती से मैंने काम क्या, झोला टांगा, घर नहीं बैठा। दूसरे तीसरे दिन से काम शुरू। उत्साह से शपथ ग्रहण समारोह में गया, शपथ ली मुख्यमंत्री ने। लेकिन वह माहौल ऐसा था कि भाभी मामा मामा के नारे लग रहे थे। ओ मामा, मैंने ठीक है, तुम भी लगा। और उसके बाद उसी मस्ती से आके मैं अपने काम में लग गया। रोज गड़बड़ हुई तो मामा धरने पे बैठा है, कहीं विरोध कर रहा है। और तभी मैंने कह दिया था कि ये मत मानना कि सब खत्म हो गया, टाइगर अभी जिंदा है। फिर लौट के आ गए जी। काय को निराश होना बताइए। मैं ही कहता मर गए, जनता की इतनी सेवा करी, वोट ही नहीं दिए, भाड़ में जाए, घर बैठे, काय को बैठे। नहीं बैठना फिर से करेंगे, तो काय को हार मानना जी। मस्ती से काम करते रहो, काय का अवसाद फवसाद, ये मानसिक बीमारी, इसको दूर करो। काय को हम इस डिप्रेशन में जाए, कोई डिप्रेशन फिप्रेशन में नहीं जाना। देखो एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, मनुष्य अगर चाहे तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकता है, कर सकता है। इसलिए आत्मविश्वास से भरे रहो जी। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे। काहे की फिक्र करना, फिर काम में लग जाओ। तो सर का ये मंत्र हमेशा याद रखना है कि ठान लीजिए, और डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। सर यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं जो आपसे संवाद करना चाहेंगे, लेकिन हमारे जो वॉलेंटियर, हमारी जो टीम है, प्लीज माइक प्रोवाइड करें और मुझे पानी प्रोवाइड किया जाए। अपना इंट्रोडक्शन भी साथ में दीजिए। श्योर। बोलिए। प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। इस तरफ सर। किधर हिमांशु? जी जी जरा। जी प्रणाम मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। मैं 2017 का नेशनल यूथ अवार्डी भी हूँ, और पिछले 5 सालों से अलग अलग CSR स्पेस जैसे कि UNDP, पिरामल फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है, मैंने अपने अनुभव से देखा है
कि सरकार के साथ सुशासन लाने के लिए जब कोई प्राइवेट संस्था काम करती है तो उसके दखल को बहुत ही नकारात्मक रूप से लिया जाता है। आम जनता में एक छवि बनती है प्राइवेटाइजेशन की। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सरकार के साथ सरकार की बेहतरी के लिए काम करने वाली प्राइवेट संस्थाओं की भूमिका पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से ये मानता हूं कि अकेली सरकार सब काम बेहतर ढंग से नहीं कर सकती। समाज का सहयोग चाहिए और अच्छा काम करने वाली संस्थाएं अगर सहयोग करें तो काम को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। जैसे मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि अस्पताल अगर कोई चल रहा है सरकार का, सरकारी हॉस्पिटल चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई संस्था के वहां बेहतर ढंग से काम करना चाहती तो हमको उस संस्था को वहां सहयोग के लिए स्थान देना चाहिए। काम की गुणवत्ता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक फैशन बन गया है। जैसे हमने तय किया कि हम कुछ छात्रावास, बच्चों के लिए हम काफी पैसा हॉस्टल्स पे खर्चा करते हैं, आश्रमशालाएं, छात्रावास, विशेषकर हमारे ट्राइबल बच्चों के लिए भी है, एससी बच्चों के लिए भी है। अब उनकी व्यवस्थाएं ठीक हो, या जो अच्छे स्कूल हमारे चल रहे हैं रेजिडेंशियल, उनको और हम उच्च गुणवत्ता पूर्ण बनाएं। तो हमने ऑफर किया है। रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाएं हैं, अलग अलग, मैं किसी का नाम, अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं, तो वो पार्टिसिपेट करें आके। उनके साथ मिलकर काम करने से उन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये हर क्षेत्र में हो सकता है। लेकिन कुछ लोग हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सरकार फलाना कर रही है, ढिमका कर रही है। मैं इस तरह के विरोध को निरर्थक मानता हूं। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अच्छी निजी संस्थाओं का सहयोग अगर मिलता है तो वो सहयोग लिया जाना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। आप उसी पैसे में, जो सरकार पैसा खर्च कर रही है, उसी पैसे में और बेहतर सेवाएं दे सकते हैं। मैं हर क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, लेकिन जहां जहां किया जा सकता, किया जाना चाहिए। बिल्कुल। यस, दूसरे युवा जी। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम नीरज पाटीदार है और मैं सीएम फेलो वर्तमान में नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में पदस्थ हूं। सर, आज हम इस सुशासन समागम में आए हुए हैं और मध्य प्रदेश भी आज सुशासन के नए नए आयाम छू रहा है। तो इसी कड़ी में सर मेरा प्रश्न है कि आपके लिए सुशासन का बेंचमार्क क्या है और आपके अनुसार विश्व के किन देशों का अनुकरण कर हम सुशासन को बेहतर तरीके से संकल्पित कर सकते हैं? मैंने प्रारंभ में यह कहा था, सुशासन का मतलब पात्र जो भाई और बहन हैं योजनाओं के, उनको बिना किसी परेशानी के निश्चित समय सीमा में योजनाओं का लाभ बिना किसी कठिनाई के, बिना लिए दिए मिल जाए। ये सुशासन योजना का ठीक से। अब सुशासन के बाकी पहलू भी है, लैंड ऑर्डर और बाकी सब चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जिससे जनता को दिक्कत ना हो, वो अलग एक पक्ष है जिस पर भी हम लोग काम करते हैं। उसमें भी अलग तरह की कई व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। लेकिन योजनाओं की दृष्टि से ये सुशासन, उसके कई प्रयोग हम लोग लगातार करते रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने व्यापक पैमाने पर शुरू किया डीबीटी। पहले क्या करते थे हम, योजनाओं का लाभ देना तो चेक दे दो। पहले तो केस बढ़ता था, एक जमाना ये था कि अगर प्राकृतिक आपदा में फसल का नुकसान हो गया, घर टूट गया, तो पैसे लेके जाते थे, पैसे बांटते थे। अब पैसे बांटे हैं तो 2000 देना, तो 200 रुपया खुद धर लिए, आराम से खिसकाने में दिक्कत नहीं होती थी। तो फिर बात आई कि ऐसे नगद मत दो, चेक दो। तो चेक में भी कई बार ये होने लगा कि चेक तब देंगे जब उसके बदले में कुछ मिल जाए। ये काली मुंडी वाला आदमी बहुत खतरनाक है सचमुच में। कई बार जहां बैठ जाता है वहां सुविधाएं भी बहुत देता है, लेकिन अगर गड़बड़ करने को उतर आए तो फिर रास्ते भी बहुत निकाल लेता है। अब मैं एक किस्सा और सुनाता हूं तुम्हें। हमने तय किया कि साइकिल हमने तय किया साइकिल देंगे बच्चों के स्कूल जाने के लिए। हमने तय किया कि साइकिल खरीदने के झंझट में कौन पड़ेगा। टेंडर करो, कंपनियां, वहां से साइकिल आना, उठा के ले जाना, भरना, फिर पहुंचाना। कई बार इतनी देर लग जाती इस प्रक्रिया में। फिर कई बार तो ये होता है एक कंपनी को मिला तो दूसरी कंपनी कोर्ट में चली जाती है, तो पता चला स्टे मिल गया तो टाइम पे साइकिल नहीं मिल पाती। हमने तय किया कि हम ऐसा करें कि बच्चों को अकाउंट में पैसे डाल दो और वो साइकिल खरीद लेंगे माता पिता के साथ जाके।
मुझे बड़ी राहत मिली। मैंने कहा ये अच्छा तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर अच्छी साइकिल खरीदना तो 200-400-500 रुपया मिला के और अच्छी साइकिल खरीद लेंगे, ये बढ़िया है। हमने कहा कर दो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, दूसरे तीसरे साल मैंने देखा, पहले तो साइकिलें बहुत दिखती थी, ग्रुप के ग्रुप बेटियों के जा रहे हैं, बेटों के जा रहे हैं, साइकिल दिखना कम हो गई। मुझे जरा आश्चर्य हुआ कि बात क्या हुई। तो मैंने बच्चों को टोका, पूछा कि पैदल जा रहे हो, हमने तो साइकिल के पैसे दिए, तो साइकिल से क्यों नहीं आए? तो कहने लगे मामा बताए। मैंने कहा बताओ। बोले हमारे पापा ने कहीं और खर्चा करता है, पैसा दिए साइकिल के लिए और कोई चीज खरीद ली उसने। तो हमने फिर अब जो नई व्यवस्था बनाई वो है ई वाउचर, ई रूपी वाउचर। तो हमने 2 चीजों में, साइकिल में भी हम 2 जिलों में शुरू कर रहे हैं, और जो किसानों को सब्सिडी देते हैं उसमें भी हम ये ई वाउचर प्रारंभ कर रहे हैं। तो कुल मिला के व्यवस्था हम ऐसी बनाते चले जाएं कि जिससे गड़बड़ ना हो और ठीक ढंग से लोगों को लाभ मिल जाए। तो हमारी सुशासन की जो चिंता है वो यही है कि एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे लोगों तक सुविधाएं पहुंचा पाएं, और दूसरे सुशासन के लिए आप जैसे जासूस तैयार कर रहा हूं मैं, जो खबर भी देते रहे, कहीं गड़बड़ पता चले तो गड़बड़ हो तो पता चल जाए। बिल्कुल सर, बहुत सरलता और सहजता से आपने इस सुशासन जो है इसके बारे में बताया। नेक्स्ट सवाल। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी। हाँ, कहाँ से? हाँ, यहाँ से हो। मैं शाइना कुरैशी, मैं दतिया जिले से हूँ। हाँ, मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में जो युवा जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, आज हम सब युवाओं को यहाँ एक छत के नीचे लाकर उन सभी युवाओं के साथ परस्पर संवाद करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं नया मध्य प्रदेश गढ़ना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अब वो बनाना है, तो बनाने के लिए हमको जनता का सहयोग भी चाहिए, और जनता का सहयोग मिले उसके लिए उनकी मानसिकता तैयार करने वाले कई संगठन चाहिए। मुझे खुशी है कि ऐसे अलग अलग 10 संगठन आज एक छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं। आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, एक दूसरे से सीखा है। अब हर चीज देखो, मध्य प्रदेश बनाना है जो मैंने कहा, तो उसका वातावरण बनाना पड़ेगा, संस्थाओं को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं करना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए, जैसे मैंने पेशाई के उदाहरण दिया कि लोग जब तक नहीं समझेंगे ठीक से तो लागू कैसे चीजें ठीक होगी। और इसलिए विकास के काम हो, चाहे जन कल्याण की योजनाएं हो, हम अलग अलग संगठनों के माध्यम से कुछ ना कुछ बेहतर काम कर रहे हैं। तो हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए और बेहतर ढंग से सब मिलके काम कैसे बेहतर कर सकते हैं, आपके साथ मिलके मैं मध्य प्रदेश पूरी तरह से बदलना चाहता हूं सकारात्मक दिशा में। इसलिए साथ बैठे, आपने चर्चा की होगी, कई तरह के सुझाव आए होंगे, कई तरह के विचार आए होंगे। उन विचार और सुझाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे मन में ये कहीं नहीं है कि ये कार्यक्रम एक कर्म कांड मात्र बन के रह जाए। ये कार्यक्रम एक नई दिशा तय करे, एक नई लहर पैदा करे, एक नई तड़प पैदा करे अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की, और उसमें हम सबके इस्तेमाल का, हमारा उपयोग क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है ये करने के लिए। इसलिए सीएम जन मित्र भी है और इसलिए बाकी योजनाएं भी है। मैं तो आपसे यही पूछना चाहता हूं कि जो पहल आज हमने की है, उस पहल के साथ आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में आप सबका योगदान मिलेगा। जोर से बताएं, मिलेगा? तो ठीक है, एक रोड मैप बनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, युवा शक्ति जिंदाबाद। नेक्स्ट सवाल। मोहम्मद जी नमस्कार। किधर से? ये बीच में से। हाँ हाँ। मोहम्मद जी, मेरा नाम देवांशु गौतम है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ और एनएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ। बहुत सारे स्वयंसेवक यहाँ पर हैं और युवा जो प्रशासन के साथ मिलकर डायरेक्ट काम कर रहे हैं,
और आपके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव, स्टोरीज बहुत लाइक करते हैं युवा। आपने जो स्टोरी सुनाई, क्या छात्र जीवन में आपका भी कोई ऐसा अनुभव रहा है जब आपको गैर राजनीतिक रूप से छात्र जीवन में आपको प्रशासन के साथ जुड़कर कोई कार्य करने का मौका मिला हो? ऐसा था कि छात्र जीवन में जी, हम थोड़े क्रांतिकारी रहे और उस समय कई तरह के आंदोलन प्रदर्शन हम लोग करते थे, तो अक्सर प्रशासन से मुकाबला ज्यादा हो जाता था। तो वैसे एक्सपीरियंस तो रहे, लेकिन विद्यार्थी परिषद के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। हमने एक अभियान तय किया, ग्रामोत्थान हेतु छात्र अभियान, अभय जी को पता होगा। और उसमें हम गांव में जाके शिविर लगाते थे और शिविर लगा के उसमें हम श्रमदान का कार्यक्रम करके अपने परिश्रम से कोई सड़क बनाना है, कोई बाकी चीज करना है, हेल्थ चेकअप करवाना, घर घर जाके हम लोग वो प्रोफार्मा भरते थे और उसमें कई तरह की जानकारियां हासिल करते थे। शैलेंद्र बैठे अपने उस गांव भी गए थे, चाचा जी जब लक्ष्मीनारायण शर्मा जी थे तो उस समय त्रिवेणी में भी गए थे। लेकिन उस समय अच्छा सहयोग भी प्रशासन का मिलता था। प्रशासन ने पूरी तरह से कोऑपरेट किया, कहाँ काम करना वो जगह तय की, मेडिकल चेकअप के लिए उन्होंने हमको अमला भी दे दिया। तो अच्छे एक्सपीरियंस भी है। और एक बुरा एक्सपीरियंस भी बताता हूं, प्रशासन का नहीं, जब आप समाज का काम करने निकलते हैं तो किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हम इस चक्कर में थे कि विद्यार्थी परिषद के ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता बने, तो हम कोशिश करते थे कि संपर्क करें और लोगों को घर से निकालें। अब एक कार्यकर्ता मुझे लगा कि ऊर्जा है, तो उसके घर में पहुंचा, मैंने दरवाजा खटखटाया तो कार्यकर्ता सामने नहीं आया, उसके पिताजी सामने आ गए। तो मैंने कहा कि कहाँ है? बोले तुम कौन हो? मैंने कहा विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता। बोले खुद को तो कोई काम है नहीं, मेरे लड़के को बर्बाद करने आ गया, चल यहाँ से, नहीं मिलता। तो ऐसे अनुभव भी आते हैं। लेकिन प्रशासन का मैं फिर कह रहा हूं, अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग भी प्रशासन में हैं जो हमेशा अच्छे कामों को सपोर्ट करते हैं। हर समाज के हर वर्ग में अच्छे भी और बुरे भी, दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि अच्छे ज्यादा है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। यहाँ पर बहुत सारे युवा जो हैं वो संवाद तो करना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण यहाँ पर विराम देते हैं। और सर, यहाँ ऑडियंस में इतने आप लोकप्रिय हैं कि एक युवा जो है आपकी स्केचिंग जो है, पेंटिंग जो है उन्होंने बनाई है, वो वहां से बता रहे हैं अभी जाते समय बेटा। और सर बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की ओर से, आपने अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस साझा किए उसके लिए। और हम सभी युवा शक्ति में एक सकारात्मक ऊर्जा जो है आपने भरी है। और मैं एक अपील अंत में करना चाहता हूं आप सबसे। देखिए, सीएम जन मित्र के माध्यम से काम हम करेंगे, अलग अलग संगठनों के माध्यम से हम काम करेंगे। आप वो लोग हैं जो अपने लिए काम नहीं करते, समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। काम अलग अलग तरह के होते हैं और इसलिए मैं आपका दिल से आदर करता हूं। कुछ चीजें अपने काम के साथ साथ हम जरूर तय करें। 4-5 चीजें मेरे दिमाग में आती है और मैं कई जगह लोगों से संकल्प कराता हूं। नंबर 1, मैं चाहता हूं हमारे सारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो एक संकल्प आज लें कि हम अपने जन्मदिन पर पेड़ जरूर लगाएंगे। बोलिए, तैयार हैं सब? सब नहीं बोल रहे, तैयार हैं? नंबर 1, पेड़ लगाना। दूसरा, यद्यपि समय बहुत बदला है, लेकिन फिर भी आज भी बेटा बेटी, स्त्री और पुरुष में भेद और अंतर किया जाता है। जिस तरह की घटनाएं सुनने में आती है वो कई बार दिल दहला देती है। आज भोपाल में एक फैसला आया है, आपने देखा होगा, स्कूल बस में जिस ढंग से एक बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी। हालांकि मध्य प्रदेश में हमने कानून बना दिया है कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। ये कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश में बना। लेकिन मैं जो बात कर रहा था, बेटी का समाज और समान आयु के बच्चे भी इज्जत करें, सम्मान करें। और इसलिए मैं हर शासकीय कार्यक्रम का प्रारंभ बेटी के पूजन से शुरू करता हूं।
ये संदेश देने के लिए हम बेटियों की इज्जत करेंगे, बहन की इज्जत करेंगे, स्त्री की इज्जत करेंगे, और हम वैसा वातावरण भी बनाएंगे कि बाकी भी सम्मान करें। इसके लिए काम करेंगे। धीरे क्यों बोल रहे हो? करेंगे। एक तीसरी चीज जो चिंता का विषय है मेरे लिए, चिंता का नहीं, मैं शेयर करना चाहता हूं। अब हम लोग मध्य प्रदेश जैसे, देखो ये आजकल एक परंपरा चल पड़ी है, हर चीज फ्री में मिल जाए। तो बिजली एक बड़ा लोकप्रिय नारा होता है, राजनीतिक दलों को वोट लेना होता है तो फ्री दे देंगे, फ्री दे देंगे, फ्री दे देंगे। मैं भी इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मध्य प्रदेश में बिजली के लिए जो सब्सिडी देते हैं, किसान और गरीब को सस्ती बिजली मिले, इसके लिए 24,000 करोड़ की सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार देती है। लेकिन मैं देखता हूं कि कई बार लापरवाह होके लोग दिन में भी बिजली जला रहे हैं, जरूरत नहीं है तो भी जला रहे हैं। मैं देखो, बिजली बचाना बिजली बनाने के बराबर है, और पर्यावरण जो विशेषकर थर्मल पावर प्लांट से खराब होता है उसके बारे में भी आप जानते हैं। अगर हम ये संकल्प लें कि हम खुद भी और समाज में ये जागरूकता पैदा करेंगे कि अनावश्यक बिजली ना जलाएं, तो मध्य प्रदेश में लगभग 4,000 करोड़ रुपया हर साल हम बचा सकते हैं। मैं खुद सीएम हाउस में अपने कमरे की बिजली का स्विच ऑफ मैं खुद करता हूं। मैं बाथरूम में अगर जाता हूं और जरूरत नहीं होती तो बिजली का बल्ब नहीं जलाता, और जलाता हूं रात में तो मैं बंद करके आता हूं। मैं नहीं सोचता कि कोई आएगा और बंद करेगा। मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप व्यर्थ बिजली नहीं जलाएंगे और समाज को भी प्रेरित करेंगे कि वो फालतू बिजली ना जलाए। बोलिए तैयार हैं? और एक अंतिम बात वो है नशा मुक्त समाज बनाने की। आज अभी हमारी कैबिनेट है, अभी 5:30 बजे थी तो 5:30 बजने वाले हैं। हम एक प्रस्ताव शायद उसमें ला रहे हैं हुक्का लाउंज को बंद करने का, क्योंकि वहां पता नहीं हुक्का में क्या क्या मिला के पिला देते हैं, और कई बार कई तरह की परिस्थितियां ऐसी होती है कि मुझे चिंता होती है, यंग बेटा बेटी कई बार मुसीबतों में फंसते हैं। समाज नशा मुक्त बने, मेरा भाव आप समझ गए होंगे कि जिस ढंग से ड्रग्स और दूसरा नशा युवा पीढ़ी का भविष्य चौपट और खोखला कर रहा है, हमको बचाना जरूरी है। और इसलिए हम स्वयं भी अपनी संस्था के माध्यम से भी और अपने स्तर पर भी नशा से मुक्त रहे युवा, इसका प्रयास करेंगे। बोलिए करेंगे। इसमें धीरे काहे को बोल रहे हो? जोर से बोलो करेंगे। तो आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि सामाजिक काम भी अपने काम के साथ करेंगे, और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के मेरे साथ संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मेरी अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी स्वाति जी को। प्लीज स्वाति मैम मंच पर आए। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपका थोड़ा और समय चाहेंगे। इस मंच के माध्यम से हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान ने अभी तक 50 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ MOU किया है। आज आपकी उपस्थिति में हम 8 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU करने जा रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगी संस्थान के वाइस चेयरमैन श्री सचिन चतुर्वेदी जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रतीक हजेला जी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री लोकेश शर्मा जी एंड वरिष्ठ सलाहकार मिस्टर मनोज कुमार जैन के मंच पर आए। मैं आग्रह करूंगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टर मिहिर शाह, भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन, मिस्टर सुमित कुमार, ग्लोबल विलेज फाउंडेशन, मिस्टर अभय महाजन, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मिस्टर डॉक्टर अर्चना सिंह, प्रदान, न्यू दिल्ली, मिस्टर सचिन जैन, विकास संवाद भोपाल, मिस्टर अमिताभ सिंह, डिबेट भोपाल, डॉक्टर योगेश कुमार फ्रॉम समर्थन एंड मिस्टर संजय शराफ फ्रॉम MGSIRD जबलपुर।